दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम कक्षा 9 की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 6 चैप्टर तक के सॉल्यूशन कर दिए और आज अंतिम भाग में चैप्टर नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विद्या सिद्धांत। तो सबसे पहला है ई गवर्नेंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं कौन कौन सी है। तो देखो, ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा और ये सभी। तो दोस्तों, ये सभी ही आंसर आएगा इसका कि ई गवर्नेंस द्वारा सभी ही दी जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा कार्यक्रम प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें है डिजिटल इंडिया। कौन सा है दोस्तों? डिजिटल इंडिया। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो सभी विभागों की सभी डिजिटल सुविधाएं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में उपलब्ध है। उसके बाद में है, ई लर्निंग में किस चीज का उपयोग नहीं किया जाता है। ई लर्निंग में देखो, हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीखते हैं, तो उसमें पुस्तकों का कोई काम नहीं है। तो क्या आंसर आएगा? पुस्तकें। अगला अपने पास है अति लघुतात्मक क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, सरकारी सेवाओं की पहुंच और वितरण को बढ़ाने के लिए आईसीटी के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो आंसर है ई गवर्नेंस। इसका माध्यम है ई गवर्नेंस। अगला है, भारत में मजबूत डिजिटल उपयोगिता के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। तो आंसर है डिजिटल इंडिया। क्या नाम है दोस्तों? डिजिटल इंडिया। अगला है, उस केंद्र का नाम बताइए जहां विभिन्न विभागों की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है। तो उसका नाम है डिजिटल इंडिया। इसको अभी अभी अपन ने ऊपर देखा था। नेक्स्ट है, इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी खरीदने के माध्यम का नाम क्या है? ई कॉमर्स। उस बिजनेस को क्या कहते हैं अपन? ई बिजनेस या ई कॉमर्स। इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक द्वारा दिया जाने वाला अस्थायी पासवर्ड क्या कहलाता है? ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। अब है लघुरूपी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम से आप क्या समझते हो। तो ई गवर्नेंस को सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जो ई नागरिक, ई परिवहन, ई चिकित्सा एवं शिक्षा आदि जैसे विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है। ई ट्रांसपोर्ट द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है। देखो, ई ट्रांसपोर्ट द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे मोटर वाहन का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, कर और जमा आदि। इसके बाद में है, ई पुलिस से आपका क्या अभिप्राय है। तो ई पुलिस है इलेक्ट्रॉनिक पुलिस। इस पुलिस प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य आधारित है कि सर्वोत्तम संभव संचार और समन्वय प्रदान करने से सबसे प्रभावी पुलिसिंग होगी। इसमें 2 मुख्य उपकरण शामिल है, प्रत्येक गश्ती कार में स्थापित एक मोबाइल वर्क स्टेशन और एक पोजिशनिंग सिस्टम, जो मुख्यालय को प्रत्येक अधिकारी का स्थान और स्थिति दिखाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, डिजिटल पावर से आप क्या समझते हैं। डिजिटल पावर से अपने का क्या मतलब है वो। डिजिटल इंडिया परियोजना एक नियोजित आवंटन के साथ भारत को डिजिटल रूप से जोड़ने की है। इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में व्यक्तियों को डिजिटल रूप से जोड़ने और सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को वितरित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करना है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति का दोहन किया जा सके। परियोजना में 2019 तक सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की भी परियोजना है। कम से कम यह कहा जा सकता है कि यह योजना महत्वाकांक्षी है, हालांकि यह वास्तव में मौलिक नहीं है। यह योजना है कि 9 क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए। ई गवर्नेंस, ई क्रांति, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ब्रॉडबैंड, हाईवे, सभी के लिए सूचना तक पहुंच, मोबाइल कनेक्टिविटी, प्रारंभिक फसल कार्यक्रम, नौकरियों के लिए आईसीटी, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स से आपका क्या अभिप्राय है। दोस्तों, अगर बाजार हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से करते हैं किसी चीज की खरीदारी या बेचना, तो वो कहता है ई कॉमर्स। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, या इसे ईसी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क मुख्य रूप से इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री या धन या डेटा का संचालन है। ये व्यावसायिक लेन देन या तो व्यवसाय से व्यवसाय या व्यवसाय से उपभोक्ता या उपभोक्ता से उपभोक्ता या उपभोक्ता से व्यवसाय के रूप में होते हैं।
ई कॉमर्स और ई बिजनेस शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है इंटरनेट बैंकिंग क्या है। इंटरनेट बैंकिंग से तात्पर्य बैंकों द्वारा इंटरनेट पर दी जाने वाली बैंकिंग सेवाओं से है। इनमें से कुछ सेवाओं में बिलों का भुगतान, फंड ट्रांसफर, अकाउंट स्टेटमेंट देखना आदि शामिल है। बैंक अपने नवीनतम उत्पाद और सेवाओं भी इंटरनेट के माध्यम से ही प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, हमें साइबर कैफे में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। यदि हम इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं और इंटरनेट कैफे में कंप्यूटर पर बैठे और मान लेते हैं कि इसमें सुरक्षा के सभी उपाय हैं, वायरस सुरक्षा भी है, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर भी डले हुए हैं या फायरवॉल भी है, सुविधा के बावजूद ऐसी सुविधा आपको गंभीर बैंकिंग जोखिम में डाल सकती है। स्कैमर्स और हैकर्स ऐसे कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के जरिए आपकी ऑनलाइन बैंकिंग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन बैंकिंग करते समय दोस्तों हमें बाहर के अपने सिस्टम के अलावा दूसरे सिस्टम का प्रयोग कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ई लर्निंग की सफलता में मदद करने के लिए उपयोग की जाने वाली चीजों के नाम बताइए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। सफल ई लर्निंग के सामान्य तत्व है। दुर्भाग्य से ई लर्निंग की सफलता के लिए कोई गुप्त सूत्र नहीं है। एक ई लर्निंग कोर्स के लिए जो काम करता है वह दूसरे के लिए पूरी तरह से गलत हो सकता है। हालांकि जब आप अपना अगला ई लर्निंग डिलीवरेबल विकसित कर रहे हो तो आप उन महत्वपूर्ण तत्वों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए या कर सकते हैं जो सभी सफल ई लर्निंग प्रोजेक्ट का साझा करते हैं। उनमें से है कि हमें कौन कौन सी बात होनी चाहिए ई लर्निंग करते हुए। ई लर्निंग का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ना या ऑनलाइन सीखना। तो इसमें स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए, परिभाषित अपेक्षाएं और भूमिकाएं होनी चाहिए, दर्शक अनुसंधान होनी चाहिए, प्रभावी ई लर्निंग मूल्यांकन रणनीति होनी चाहिए और खुला संचार होना चाहिए। और नेक्स्ट है एसिंक्रोनस लर्निंग से आपका क्या अभिप्राय है। एसिंक्रोनस जिसका अर्थ है एक ही समय में नहीं। प्रतिभागियों को प्रशिक्षक के साथ लाइव बातचीत के बिना अपनी गति से WBT वेब आधारित परीक्षण पूरा करने की अनुमति देता है। मूल रूप से यह ऐसी जानकारी है जो स्वयं सहायता के आधार पर 24/7 यानी 24 आवर्स एंड 7 डेज उपलब्ध है। इसका लाभ यह है कि इस तरह की ई लर्निंग शिक्षार्थियों को वह जानकारी प्रदान करती है जिसकी उन्हें जब भी आवश्यकता होती है। उसमें संदेश बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड और चर्चा मंचों के माध्यम से प्रतिभागियों के बीच बातचीत भी होती है। इनमें कंप्यूटर आधारित परीक्षण, CD-ROM पर CBT मॉड्यूल्स, इंटरनेट WBT या अच्छी तरह से लिखे गए लेखों और अन्य लेखों के माध्यम से एक्सेस किया जाने वाला वेब आधारित परीक्षण शामिल होता है। अब है अपने पास चैप्टर नंबर 8 दोस्तों। अब चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, सूचना एवं संचार के सामाजिक प्रभाव। चैप्टर नंबर 8 का नाम है सूचना एवं सामाजिक संचार के सामाजिक इफेक्ट। किसी लेखक द्वारा किसी अन्य लेखक की पुस्तक को अपने नाम से जारी करने को कहा जाता है साहित्यिक चोरी। किसी और ने डाटा लिखा और हमने उसको चोरी करके अपने पुस्तक बना लिया या अपना डाटा बना लिया तो उसे कहते हैं हम साहित्यिक चोरी। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में की गई थी, 67 में। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत कितने अधिकार सुरक्षित है? तो इसके तहत है 8 अधिकार सुरक्षित है। नेक्स्ट है कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी में कैरियर का हिस्सा है? तो इनमें से सारे ही है, डेटाबेस प्रबंधन भी है, वेब डेवलपर भी है, सिस्टम प्रशासनिक भी है। ये सभी के सभी रोजगार देने वाले टॉपिक है अपने पास। अगला है सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो आजकल सबसे ज्यादा फेसबुक होती है, इंस्टाग्राम होती है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। तो सबसे ज्यादा फेसबुक ही उपयोग में होती है। अब इंस्टाग्राम भी होने लगी है दोस्तों। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, उस अधिकार का नाम बताइए जिसका प्रयोग केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तो उसका नाम है गोपनीयता। उस अधिकार का नाम क्या है? गोपनीयता। जिसके पास आईडी और लॉगिन आईडी और पासवर्ड होते हैं वही उस वेबसाइट को या उसको यूज कर सकता है। जिसके पास अधिकार होता है उसको बोलते हैं अपने पास गोपनीयता। उसके बाद में कंप्यूटर पर अधिकृत व्यक्ति का पता लगाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर पर अधिकृत का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग जाता है? पासवर्ड की। पासवर्ड है तो वो उसके लिए अधिकार क्षेत्र का है वरना नहीं है। अगला है यदि कोई लेखक दूसरे व्यक्ति के काम से चोरी करता है
तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साहित्यिक चोरी। आईसीटी विस्तार में पूरे विश्व को कहा जाता है वैश्विक गांव। आईसीटी में जो हमारे पास है विश्व के लिए क्या परिभाषा दी जाती है? वैश्विक गांव एक शब्द बोला जाता है। साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर द्वारा। किसका उपयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों, शिक्षकों या शोधकर्ता द्वारा की गई साहित्यिक चोरी, जिसे क्या कहा जाता है? तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो शैक्षणिक बेईमानी या शैक्षणिक धोखाधड़ी इसे कहते हैं। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना सन 1967 में हुई थी। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला होता है, तो इसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है? या आईसीटी के क्षेत्र में किसी एक रोजगार का नाम बताइए। तो ग्राफिक डिजाइनर, इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रोजगार है, उनमें से एक है ग्राफिक्स डिजाइनर। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है? फेसबुक। अभी ऑब्जेक्टिव में भी यही क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं आईसीटी के विस्तार में साहित्यिक चोरी क्यों बढ़ी है। अक्सर इसका आंसर क्या है? अक्सर कहा जाता है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के काम से चोरी करते हैं तो यह साहित्यिक चोरी है, लेकिन अगर आप बहुत से लोगों से चोरी करते हैं तो यह शोध है। बहुत मजेदार है, लेकिन साहित्यिक चोरी एक गंभीर व्यवसाय है। पीड़ित के लिए संभावित रूप से आर्थिक रूप से नुकसानदायक होने के साथ साथ यह अपराधी के लिए अपमानजनक है। हालांकि सभी चोरों की तरह उन्हें शायद इसका एहसास नहीं होता। अब इन दिनों आईसीटी की अवधारणा का उपयोग करते हुए साहित्यिक चोरी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि हर चीज इंटरनेट पर किसी भी समय उपलब्ध होती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जानकारी तक पहुंच सकता है। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ता द्वारा साहित्यिक चोरी कैसे की जाती है? एक शोधकर्ता है जो साहित्यिक चोरी कैसे की जाती है? शोधकर्ता अवैध तरीके से अध्ययन सामग्री एकत्रित करते हैं और सामग्री को संपादित करने के बाद अपने शोध पत्र के साथ संलग्न करते हैं। वे आमतौर पर इंटरनेट पर किसी भी सर्च इंजन का उपयोग करते हैं और अपनी संबंधित जानकारी खोजते हैं और उसे कॉपी करते हैं और संपादित करने और संशोधित करने के बाद अपने प्रशिक्षक को जमा करते हैं। नेक्स्ट है, साहित्यिक चोरी से आप क्या समझते हैं? तो साहित्यिक चोरी किसी दूसरे के विचारों, शब्दों या काम को अपना बताकर पेश करना के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह धोखाधड़ी का एक रूप है और अकादमिक अखंडता का उल्लंघन है, और एलियन जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने लेख में दूसरे लेख की डाटा का उपयोग कैसे करें? तो देखो, एक कॉपीराइट कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फेयर यूज सिद्धांत है। इसे किसी रचनाकार के अधिकारों को समाज के लिए काम के संभावित लाभ के साथ साथ मुक्त भाषण अधिकारों के साथ संतुलित करने के लिए डिजाइन किया गया था। फेयर यूज इन उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट किए गए कार्यों को फोटोकॉपी, डाउनलोडिंग और प्रिंटिंग की अनुमति देता है। बिना अनुमति के आलोचना, टिप्पणी, समाचार रिपोर्टिंग, शिक्षण, छात्रवृत्ति और अनुसंधान होता है। यह निर्धारित करते समय कि किसी कार्य का उपयोग या नकल कानूनी है या नहीं, निम्नलिखित 4 कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला है, उपयोग का उद्देश्य और स्वरूप क्या है। अगर हम किसी का डाटा उठा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए उठा रहे हैं, क्या पैसा कमाने के लिए उठा रहे हैं या समाज की सेवा के लिए, या उस नॉलेज का सबको पता लगे इसलिए। उसके बाद में कॉपीराइट के कार्य की प्रकृति, किस प्रकार की कार्य है और संपूर्ण कार्य के संबंध में उपयोग किए गए भाग की मात्रा। अगला है, कॉपीराइट किए गए कार्य के संभावित बाजार या मूल्य के उपयोग का प्रभाव क्या पड़ेगा उसके। अगर हम कॉपीराइट कर लेते हैं, उसका कॉपी डाटा चोरी कर लेते हैं, तो उसके मूल्य पर, उसके बाजार भाव पे क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें सोचकर ही हमें किसी का डाटा चोरी करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, ये तो गलत बात है। बौद्धिक संपदा अधिकार से आपका क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बौद्धिक संपदा आईपी से तात्पर्य मन की रचनाओं से है, जैसे आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन और प्रतीक, वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले नाम और चित्र। WIPO का विस्तार कीजिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व आईपी संगठन। TRIP से आप क्या समझते हैं? 1985 में WTO द्वारा किया गया एक समझौता है और इसका अर्थ है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू पर समझौता। अब ये होता क्या है,
बौद्धिक संपदा अधिकार किसी भी अन्य संपत्ति अधिकार की तरह ही होते हैं। वे पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के निर्माता या मालिक को उसके स्वयं के काम या निवेश से लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी के क्षेत्र में अधिकतम संभावित रोजगार क्यों है? तो देखिए आईसीटी के क्षेत्र में क्यों है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सहित सूचना नेटवर्क के डिजाइन, विकास, समर्थन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। सूचना प्रौद्योगिकी के वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग हर जगह पाए जा सकते हैं। वास्तव में आईटी पहले से ही आपके जीवन का एक हिस्सा है, जिसके बारे में आप शायद जानते ही नहीं होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के उदाहरणों में बुनियादी कंप्यूटर अनुप्रयोगों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लोकप्रिय फिल्मों में कंप्यूटर जनित एनिमेशन, नेटवर्क और प्रोग्राम जो आपको ऑनलाइन खरीदारी करने की अनुमति देते हैं, और उपग्रह और सिस्टम जो नासा को दूरस्थ अंतरिक्ष अन्वेषण करने में सक्षम बनाते हैं। सक्षम और अनुभवी आईटी पेशेवरों के लिए कैरियर की कई अवसर उपलब्ध है। विस्तृत नौकरी विवरण, कैरियर समीक्षा, उपयोगी प्रौद्योगिकी डिग्री की पहचान करने और सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार प्रबंधन देखने के लिए होता है। तो दोस्तों आईटी के क्षेत्र में कितनी प्रकार के रोजगार है, कितनी प्रकार की नौकरियां है, ये अभी हमने पढ़ा। विभिन्न प्रकार से कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एनिमेशन जैसी, डिजाइनिंग जैसी, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशंस, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की नौकरियां हमारे लिए यहाँ पे उपलब्ध है आईटी के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से। तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। थैंक यू इसके लिए। हमने पूरे 8 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं दोस्तों इन 4 वीडियोज में। कक्षा 9 इस प्रकार हमारी कंप्यूटर बुक कंप्लीट होती है, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार 1। इसके लिए धन्यवाद आपको कि आपने इसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सबको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।